आप ले लें। मैं कुछ 2 मिनट समय चाहूंगा इसका जवाब देने का। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और क्योंकि प्रत्यक्ष जो काम मैं देखता हूं उससे संबंध है, वेयर डू वी स्टैंड एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न। बैंक्स की स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है, ये आपका आधार बिल्कुल सच है। और जो पिछली सरकार एक लेगेसी छोड़कर गई, और अगर पॉलिसी पैरालिसिस का सबसे ज्यादा असर खराब किसी व्यवस्था पे पड़ा तो इस देश की बैंकिंग व्यवस्था पे पड़ा। बैंक्स में अपॉइंटमेंट्स कैसे होती थी, आज इसका कोई उत्तर देने को तैयार नहीं है। और जो जिम्मेवार व्यक्ति पदों पे हैं और थे, मैंने सबसे बात की, हमने उस सिस्टम को प्रोफेशनलाइज किया है। दूसरा, बैंक्स में कैपिटल बढ़ाने की जरूरत थी, पिछले 5-10 वर्षों में किसी ने उसकी चिंता नहीं की। जिन सेक्टर्स की वजह से बैंक्स के एनपीएस बढ़ रहे थे, स्टील सेक्टर जो एक्सटर्नल कारणों से प्रभावित था, हाईवे सेक्टर्स, प्रोजेक्ट्स, डिस्कॉम्स, मैं 5-6 सेक्टर्स के नाम गिना सकता हूं, किसी एक सेक्टर की एक भी प्रपोजिशन को, प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया गया था। पिछले साल भर में इन सब विषयों को हमने एड्रेस किया है। और जो बैंकिंग स्ट्रेस है कि 6% तक एनपीए हो, 6% तक स्ट्रेस्ड एसेट्स हो, 12%, ये कभी एक्सेप्टेबल हो नहीं सकता, क्योंकि बैंक्स की परिस्थिति फिर छोटे छोटे लाखों करोड़ों लोगों को ऋण देने की कम हो जाती है। अगर आपने इसको फॉलो किया है तो पिछले 4-6 महीने में इनमें से प्रत्येक क्षेत्र को हम लोगों ने एड्रेस किया है। जो आप एक्सपोर्ट्स की बात करते हो, उसका संबंध हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी से नहीं है, उसका संबंध 2 अन्य विषयों से है। जो लोग खरीदार हैं, वहां की इकोनॉमीज नीचे बैठ गई हैं। पूरी दुनिया आज 2-2.25% पे ग्रो कर रही है। अधिकतर देश -2% से लेकर +2% तक ग्रोथ रेट में है। तो आपके दुनिया के जो बायर्स हैं कमजोर हैं। दूसरा, जब एक्सपोर्ट के आंकड़ों की बात करते हो तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट कम नहीं हुआ, लेकिन वैल्यूज कम हो गए। जैसे 18% एक्सपोर्ट बास्केट जो है केवल रिफाइंड ऑयल है। अब जब तेल की कीमत $37 पे आ गई $114 से, तो स्वाभाविक है वो जो 18% ऑयल का कंपोनेंट है कम हो जाएगा। मेटल्स कम हो गए, कमोडिटीज कम हो गई। तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड जो श्रिंक किया है वो वैल्यू में किया है, कई बार वॉल्यूम में नहीं किया, वॉल्यूम में इतना नहीं किया। ये 2 कमजोरी के एक चुनौती के क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त एक तीसरा भी चुनौती का है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अभी भी इस देश में धीमी है। बैंक से अधिक ऋण ले लेना, कैपेसिटीज न बढ़ाना, और उसको दोबारा से जब तक अभी वो स्ट्रेस्ड है, इसलिए जो देश की पूरी अर्थव्यवस्था है, इस परिस्थिति में दोबारा खड़ा करना उसको सबसे बड़ा जिम्मेवारी सरकार की बन जाती है। और पिछले 1-1.5 साल में हम लोगों ने जिसको पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं उसको बहुत स्पीड अप किया है। और आज जो ये 7.5% के करीब का ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं, इसमें मूल ताकत उस पब्लिक इन्वेस्टमेंट की उसके अंदर आई है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश के अंदर बढ़ा है। और अगर 3-4 चीजें कहूं जो इसका इस प्रश्न से संबंध है, 2 खराब मॉनसून के बाद भी, मान लीजिए मॉनसून बेहतर शुरू होता है, जो 2-3 रिफॉर्म्स अभी और करने लायक हैं, इंपॉर्टेंट जीएसटी जिसमें से एक है, उसको हम लोग लागू कर पाते हैं। डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स कर देते हैं जो कि सरल हैं, क्योंकि केवल लोकसभा में उसको पारित करने की जरूरत होती है। उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, इरिगेशन स्पेंडिंग ये बढ़ती है, तो 1-1.5% पूरा ग्रोथ और बढ़ा पाना, इस 7-7.5% से उस श्रेणी में जा पाना इस देश के लिए संभव होगा। और ये उस परिस्थिति में होगा जब पूरी दुनिया धीमे आधार पर चल रही है। तो देश को जो ब्राइट स्पॉट कहते हैं, इन चुनौतियों के बावजूद भी हम एक सेटिस्फैक्टरी रेट, मैं उसको बहुत ग्रेट रेट इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि हमारी क्षमता में आज भी मानता हूं उससे ज्यादा है,
तो उस क्षमता को प्राप्त कर पाना हमारे लिए संभव होगा। सर एक बात बताइए, आपने जिक्र किया, हमारे लगता है हर जहन में ये बात होगी, जुलाई 2008 $145 प्रति बैरल तेल था और आज $40 पे आ गया है, लेकिन तेल की कीमत जो है वो उस समय 50 रुपए या 52 रुपए 60 पैसे थी, आज दिल्ली में 61 रुपए कुछ है। पूरी इकोनॉमी तेल ने नहीं संभाली हुई है। नहीं, देखिए उसका एक असर पड़ता है, मैं आपको बताऊं। असर ये पड़ता है कि जब तेल का दाम कम आता है तो उसमें हम लोगों को फिस्कल स्पेस ज्यादा मिल जाती है। अब तेल का दाम कम होना, उससे जो मुनाफा होता है वो आप 2, 3, 4 जगह पे खर्च कर सकते हैं। उसका एक हिस्सा आप उपभोक्ता को उसका लाभ दे देते हो, जिससे इन्फ्लेशन भी कम होता है, उपभोक्ता पे बोझ भी कम पड़ता है। दूसरा, जब तेल का दाम गिरता है तो देश की जो तेल कंपनियां हैं उनको बहुत घाटा होता है। घाटा किस लिए होता है कि उसने $80 में तेल खरीदा फ्यूचर परचेजेस में और उसको $60 में बेचना पड़ा। तो एक स्टेज ये थी कि जब तेल का दाम कम होते होते भी पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज 30-40 हजार करोड़ घाटे में थी, तो उनको अपने उस घाटे की भी पूर्ति करनी है। यू कांट अलाउ दीज कंपनीज टू गो इनटू द रेड। नहीं तो फाइनेंस मिनिस्टर सक्षम है सर कि अगर ये तेल की कीमत 145 पर आ जाए तो आप कैसे संभालोगे? तीसरा मैं लाभ ये बतलाता हूं कि एक बड़ा चंक इसमें से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे डाला है। ये जो हाईवेज वगैरह, रूरल रोड्स दोबारा बनने शुरू हुए हैं, उसमें भी तेल के दाम कम होना और उसमें से पैसा जो बचता है उसको उसमें डालने का लाभ है। अब तेल के दाम बढ़ते हैं तो एक सीमा तक तो उसको ऑब्जॉर्ब करने की हमारे पास कैपेसिटी अच्छी है, लेकिन अगर सीमा से बाहर बढ़ेंगे तो फिर तकलीफ पैदा होती है। 145 हो जाए तो क्राइसिस है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि तेल के दाम किस दिशा में जाएंगे इस पे अंदाज होते हैं। इस पे मुझे तो कोई अर्थशास्त्री नहीं मिला था जिसने मुझे कहा था कि $40 से नीचे आ जाएगा दाम। तो मुझे कई बार लगता है कि तेल के दाम ने तो एस्ट्रोलॉजी को ज्यादा साबित कर दिया है इकोनॉमिक असेसमेंट की तुलना में। जी एपी। Mr. Jetli, Prime Minister Modi has on very frequent occasions talked about government has no business in being in business. But we see very little action on this front. In fact, public sector has expanded more. In fact, a country like China is even thinking of degrading their public sector companies, getting out of it because they know they're inefficient, incompetent, cannot compete in the market. So we thought the Modi government is going to be more market friendly, but there is no such movement to it, only some incremental efforts to do it. And number two, related to this, is no real hard look at the ministries. How many of these ministries actually have a job? We've done combination of ministries, but we've done no surgery. And there are quite a few ministries which are in fact have no job to do. What is the movement on this? You see, as far as your first question is concerned, in the last time when we were in power during Mr. Vajpayee's government, we had moved more rapidly in that direction. Now, it had, I'll give you the economic and the political rationale behind this. Now, we went ahead and went in for a lot of privatization and disinvestment. I was looking at those figures. Now, the manner in which we did it and with the controversies involved and the entire noise and protest accompanying it, not that anything wrong happened. I was one of the strong supporters of this. In 1.5 years, I have divested more than what was done during those 5 years. And I have done it without a controversy. So one of the art of economic reforms is that some more difficult reforms can come without a controversy. It's better to do it. Now, the impact of the controversy was that there was a section of the vote that we lost. And I'm saying this without fear of contradiction, that in 1.5 years, in terms of quantum, I have divested more than what was done during those 5 years. Second, more than these incremental divestments, would I have liked to do some privatizations?
My answer is yes. I would have done more. I am lagging behind on my target. I am conceding straight away. And the reason why I am lagging behind, because of the global turmoil. You see, the new norm as far as global economy is concerned is volatility and turmoil. Earlier you used to have this kind of a turmoil once in a decade. Now you almost have it by the week. So if there is a crisis in Greece, something will happen. If there is a crisis in Chinese slowdown, some impact will be felt here. Now the last 1 month we've been feeling the impact of the slowdown of the oil prices on the economy. The metal stocks are a rock low. The commodity stocks are at a low level. So now I am not going to commit the mistake of divesting when the prices are low. So the strength of the Indian economy, thanks to the oil prices, is so much that I can take a little fiscal disadvantage by going slow. But I don't think it would be a prudent politics and be fair to this country that I must divest metal or commodity stocks, and most of these are metal or commodity stocks when the markets are low. Let the markets revive a little, because these are cycles which go on, and it's only then when the markets are upwards. Last time, if you saw, I had an Indian oil divestment going on one single day when the market fell by some 1,600 points. The day of the great crisis itself, and then we had to sustain that crisis on that particular day. So one has to, at this time, be a little cautious as far as caution is concerned. Now the second point you say is about reducing the flab of the government. Now this has to be done in a very subtle manner. You can't, if you announce it and did it, you'll never be able to do it. So there are three things which have to be done but not announced. A, reducing the flab of the government. B, divestment. I just gave you some idea of the data. And there is a third one also, which is the best unsung reform of this government, which is rationalization of subsidies. We've rationalized them more than any other government in the past in 1.5 years, but we have consciously not tom-tommed that success. Because it's better to do it quietly and in a more subtle manner. You talk about disinvestment, but actually the disinvestment you have made is good, that you've reduced the government holdings, but it is not an ideological commitment of letting go control. You've not let go control of anything, which is getting out of the business. You have got the money, but you haven't ideologically committed to get out of business. There are some sectors, I'll tell you, Arun, there are some sectors, my experience of the last few months has been, ordinarily, the private sector leads the government in economic activity. But ever since we assumed office, India's private sector has not exactly been on the front foot. And therefore, when there is a more challenging situation, the private sector expects the government to lead. And therefore, even though I am a subscriber to the old philosophy of governments not being in business, and governments really being in policy formulation, in a crisis situation, the governments have to back to the front foot. And therefore, today, whatever growth you are sustaining is really on the strength of public investment and not on the strength of private investment. जी ये सवाल थोड़ा हटकर है आपका मंत्र, ये पाकिस्तान को लेकर क्या सरकार की माने पॉलिसी में या इसमें कुछ चेंज आया है? अभी हाल में देखा जा रहा है, 10 दिनों में देखा जाए तो पेरिस में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई मोदी जी की, उसके बाद NSA की बैठक हुई, फिर सुषमा जी भी पाकिस्तान गई थी। तो क्या सरकार पाकिस्तान से फिर बातचीत के रास्ते को और आगे बढ़ाना चाहती है? इसके स्टैंड में कोई चेंज है? देखिए, सर इसी से जुड़ा एक और सवाल है, क्या इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को आप लोग हरी झंडी देने जा रहे हैं? मैच भी होना चाहिए अब। देखिए, जहां तक विदेश नीति का प्रश्न है, इस देश की विदेश नीति में बहुत बुनियादी परिवर्तन कभी नहीं आते। आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच कई बार कब बदलनी चाहिए, कब आगे बढ़नी चाहिए, वो उस पर निर्भर करता है। भारत की हमेशा ये नीति रही है कि हम सभी मसले बातचीत के माध्यम से इसको सुलझाना चाहेंगे, लेकिन उस बातचीत का माहौल अच्छा रहे,
इसकी जिम्मेवारी पाकिस्तान पे भी है और इसलिए उस माहौल के ऊपर निर्भर करता है और जब माहौल सुधरता है तो स्वाभाविक है कि बातचीत का माहौल भी फिर सुधर जाता है और सरकार की नीति जो इतनी समय से विषय चला आ रहा है उसके अनुकूल है, लेकिन ये माहौल अच्छा रहेगा जिसमें बातचीत और आगे बढ़ती रहेगी, इसकी हमें उम्मीद रखनी चाहिए। अब जहां तक क्रिकेट का संबंध है, एक वक्त था जिसमें उसमें उलझा हुआ था, तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। अब तो मैं सिर्फ केवल देखता हूं क्रिकेट को, और अगर होगी तो उसको देखने में आनंद आएगा मुझे भी। चलिए सर, संभावनाओं के साथ अच्छा एक पूछ लीजिए भाई, इधर लाइए एक माइक, आगे भी लाइए। Defense forces are always called upon by a nation in a state of emergency, who have always stood their mettle. Those Faujis who are now ex-servicemen in India are left high and dry to protest nationwide for their legitimate rights, one rank, one pension, even after long 40 years of struggle. For not accepting the OROP in its original form, डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाए। डायरेक्ट my question is, who is intolerant, the Ministry of Defense or the Ministry of Finance? Thank you, sir. Well, the government has already announced its decisions. The government has already announced its decision. Most personnel and their organizations have accepted that. A very large number of them have personally met me and thanked the government for it. Now, if one faction or the other has some reservations, I think it's for all of you to sit together and decide the meaning of this within the organizations itself. The mainstream organizations have personally met me and thanked the government that the long-standing demand has been accepted. आखिरी सवाल जस्टिस फखरुद्दीन साहब हैं। सर, मेरा सवाल ये है, मैं आपको बस एक शेर की तरफ से ध्यान दे रहा हूँ, फिर सवाल पूछूंगा। आओ चलो देखें बस्ती में ऐसे कई घराने हैं जिनकी किस्मत आज भी यारो एक मुट्ठी भर दाने हैं, एक मुट्ठी भर दाने हैं। सर, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस सरकार को और मोदी गवर्नमेंट को दुनिया की शायद किसी जमहूरियत ने, किसी डेमोक्रेसी में इस तरह का सपोर्ट नहीं दिया जिस तरह का मिला। एक वाइस शख्स है और कैप्टन है। हमें उम्मीद ये थी कि इसके बाद ये किसानों की खुदकशी का मामला है या ये गरीब अमीरी और गरीबी का जो इतना बड़ा फर्क है, हमारे यहाँ बिलियनियर्स और मोर देन दैट वी विल हैव 100, लेकिन हमारे यहाँ गुर्बत भी उससे ज्यादा और होती जा रही है। और उम्मीद लोगों की सिर्फ आपसे बनी है, क्योंकि आपने उनके दुख दर्द को हर लिहाज से देखा है और पिछले 10 सालों में उनको उस सरकार के सामने अपनी बात बहुत जोर से कही है। मेरा ये था कि आप कितने दिन में ये ऐसा कोई फार्मूला है कि ये खुदकशी जो किसानों की हो रही है, दूसरे जो हालात हो रहे हैं, इसको किस तरह, क्योंकि एक फाइनेंस मिनिस्टर के नाते और एक ऐसे शख्स के नाते कि जिसके दिल में इंसानियत का दर्द है जी, इससे बड़ा दर्द शायद बहुत। अब एक और बात, यहीं पर एक बात और है, वो ये है कि कश्मीर के हर आदमी की जबान में वाजपेयी जी का नाम, आपको वाजपेयी जी की विरासत हासिल है, मोदी जी को विरासत हासिल। सर, हम उनके आप हमारे लिए आज वो एक यहाँ आज महबूबा मुफ्ती साहब ने कहा, मैं भी गया, हर अक्सर इस बात की गवाही देता है कि अगर वो किसी की कसम खा के अगर किसी की इज्जत करता है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। सवाल उस बात को किस हद तक और आगे बढ़ाया जा सकता है, क्यों उनमें मायूसी है इस सिलसिले में, और क्योंकि आपका ही ये था वहां पर कश्मीर को ऊपर उठाने का जज्बा, जिसकी वजह से ये कायम हुआ। आपकी क्या स्कीम है और देशवासी क्या कर सकते हैं? देखिए, जहां तक किसान की आपने बात कही, मैं ये मानता हूं कि जहां तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, कुछ और 2-4 बाकी हैं। इसके अतिरिक्त उसके बाद क्या? उसके बाद केवल 3 प्रायोरिटीज।
पहली प्रायोरिटी, मैं कोई 1, 2, 3 उस आंकड़े में नहीं कह रहा, तीनों बराबर की हैं। आपको देश की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को और बढ़ाना पड़ेगा। आपको सोशल सेक्टर में अपनी खर्च करने की जो सरकार की आमदनी बढ़ती है उसको और बढ़ाना पड़ेगा। और तीसरा, जिसका आपके सवाल से ताल्लुक है, जो हमने अनाउंस किया, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि स्टेट सब्जेक्ट होते हुए भी मैक्सिमम पैसा सरकार को इरिगेशन में डालना पड़ेगा। 2 साल बरसात कम हुई तो उससे परिणाम वो है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। इरिगेशन में जितना इन्वेस्टमेंट होता है वो लगभग एकाएक उन क्षेत्रों में खुशहाली लाता है, उसके अर्ली रिटर्न्स भी होते हैं। और ये एक सरकार की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, जिसकी वजह से इस साल मैंने अनाउंस किया है कि 50 करोड़ रुपया हम अलग से केवल सिंचाई के लिए इस देश में रख रहे हैं। दूसरा, आपने जो कश्मीर का जिक्र किया, मैं 100% आपकी बात से एग्री करता हूं। केवल इस सरकार की नहीं, इस देश की नीति कश्मीर के संबंध में तब सफल होगी जब वहां के आम आदमी को और वहां की मेन स्ट्रीम पार्टीज को हम देश के साथ खड़ा कर लेंगे अलगाववादी के खिलाफ, सेपरेटिस्ट के खिलाफ। और उसके लिए हमें राजनीतिक बात भी करते रहना, एक हमदर्दी और इंसानियत का रवैया भी उनके प्रति अपनाना। मैं आपको केवल एक घटना याद दिला दूं, और शायद इस देश में पहली बार हुई, कि पहले 6 महीने मेरे पास डिफेंस मिनिस्टर की भी जिम्मेवारी थी। और कश्मीर में एक घटना हुई कि जहां 1-2 नौजवान पुलिस बैरिकेड तोड़कर गाड़ी ड्राइव करके गए और आर्मी ने गोली चलाई और 2 बच्चों की मृत्यु हो गई और 2 लोग उसमें घायल हो गए। ये बात सोशल मीडिया पे आई, टेलीविजन चैनल पर आधे पौने घंटे बाद आई। तो मैंने उसी वक्त आर्मी चीफ को फोन किया कि क्या घटना है। तो मुझे बतलाया गया कि एक एनकाउंटर था, ऐसे ये भाग रहे थे। तो मैंने कहा भाई, आपकी पूरी रिपोर्ट सुनने के बाद मैं खुद ही कन्विंस्ड नहीं हूं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ठीक ब्रीफ किया जा रहा है कि आप इस पे तुरंत इंक्वायरी करके करिए। और घटना के 1 घंटे के भीतर मैंने डिफेंस मिनिस्टर के नाते एक अपॉलॉजी ट्वीट की कि जो घटना हुई है उससे हम क्षमा मांगते हैं। अच्छा, ये पहली बार था इस देश में कि कश्मीर में एनकाउंटर के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिग्रेट ट्वीट किया। 15 दिन, अगले दिन सुबह जो वहां के एरिया कमांडर थे, उन 4 बच्चों के घर गए, उनके परिवारों को कॉम्पेंसेशन दिया, एक ने मना कर दिया, बाद में लिया। और 15 दिन में आर्मी ने कंसीड किया कि हमसे गलती हुई, ये इनोसेंट्स थे। तो मुझे लगता है कि हमें कश्मीर के संबंध में सिक्योरिटी कंसिडरेशंस को मद्देनजर रखते हुए भी, ये जब आम आदमी के साथ हमदर्दी का हम एटीट्यूड रखते हैं, रवैया रखते हैं, तो वहां की पॉपुलेशन को सेपरेटिस्ट के खिलाफ अपने साथ खड़ा करने में हमें सहूलियत मिलेगी। और कश्मीर के संबंध में कम से कम मेरा नजरिया और सरकार का नजरिया इस पे बिल्कुल स्पष्ट है। हर के साथ भरोसा जगाना है सर, संसद के भीतर भी, बाहर भी, कश्मीर में भी, किसानों में भी, हर जगह भरोसा जगाना है। देखिए, चुनौतियां हैं और मुझे लगता है कि कई चुनौतियों में राजनीति भी आएगी और कई हमें सबको मिलकर इकट्ठा काम करना है। और मैं वापस उसी विषय पे आता हूं जिस पे आप शुरू किए थे। सरकार के नाते हम लोग प्रयास करते रहेंगे सबको साथ लेने का, लेकिन जिनको साथ लेना है थोड़ा नजरिया वो भी बदले। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जेटली जी, एक धन्यवाद स्वरूप एक छोटी सी भेंट हम आपको देना चाहते हैं और उसके लिए मैं इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी जी को स्टेज पर आने का निवेदन करूंगी।